Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we will discuss the another topic of your ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ द एक तरह से ये आपका कार्डियोवैस्कुलर का सीरीज का फोर्थ पार्ट वीडियो है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, पार्ट सेकंड देखा, पार्ट थर्ड देखा एंड टुडे इज़ द पार्ट फोर्थ। तो जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत कुछ चीज़ें बताई थी, हार्ट की एनाटॉमी बताई थी, पार्ट सेकंड में भी हमने बहुत कुछ चीज़ें बताई थी, फिर पार्ट थर्ड में हमने आर्टरी सिस्टम विनस सिस्टम देखा था एंड पार्ट फोर्थ में हम बाकी चीज़ें देखते हैं जो बची हुई रह गई हैं। तो पहला है आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट मतलब वो कि हार्ट में आपका किस तरीके से इम्पल्स का कंडक्शन होता है, इम्पल्स का प्रोडक्शन होता है और इम्पल्स कैसे फ्लो होते हैं जिसकी वजह से हार्ट के डिफरेंट चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाता है, सिस्टोल डिस्टोल की प्रोसेस हो पाती है। तो उस प्रोसेस को जो कंडक्शन जो इम्पल्स का फॉर्मेशन और फ्लो होगा जो सिस्टम होता है उससे बोलते हैं द कार्डियक सिस्टम ऑफ हार्ट। तो यही देखते हैं। हार्ट ऐसे इंट्रांस सिस्टम वेयर बाई द कार्डियक इम्पल्स मसल्स इज ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नीड ऑफ एनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन्स। यानी जो हार्ट है वो इंट्रांस सिस्टम है जिससे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए किसी इम्पल्स की ब्रेन से आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक उसमें इम्पल्स जनरेट होती हैं और ऑटोमेटिक उससे फ्लो होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अपना वर्क कर पाता है, उसे ब्रेन की किसी इम्पल्स की जरूरत नहीं है। However, the internal systems can be stimulated or depressed by the nerve impulse initiated in the brain and by circulating chemical including hormones. ठीक, एक मिनट बेटा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट ब्रेन ये आपका इम्पल्स फ्लो हो पाते हैं। इसमें इम्पल्स खुद ही जनरेट होते हैं और खुद ही पूरे फ्लो होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, हावर द इंट्रांस सिस्टम्स कैन बी स्टिमुलेटेड एंड डिप्रेस्ड बाय द नर्व इम्पल्स एंड इनिशिएटेड इन द ब्रेन बाय द सर्कुलेटिंग केमिकल इंक्लूडिंग हार्मोन्स। जबकि क्या होता है कि जो इंट्रांस सिस्टम जो हार्ट के अंदर है उसको स्टिमुलेट करना, उसको तेज़ी से चलने का करना, उसको एकदम उसकी स्पीड को बढ़ाना और उसकी स्पीड को कम करना, एक तरह से स्टिमुलेटेड और डिप्रेस, ये हम नर्व इम्पल्स करते हैं। नर्व इम्पल्स अगर वो पहुँचेगी तो उसकी इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी रेट को बढ़ा देंगे और जो फ्लो हो रहा है उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे ब्रेन जो केमिकल या हार्मोन इंड्यूस करता है उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन जो इम्पल्स का प्रोडक्शन है, इम्पल्स का कंडक्शन है जो हार्ट के अंदर है वो ऑटोमेटिक होता है, हार्ट अपने आप ही करता है, उसे किसी ब्रेन इम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसकी अगर रेट बढ़ानी है, हार्ट के इम्पल्स जनरेट होने की रेट बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए ब्रेन से कोई न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो उसे कंट्रोल कर सकता है। अगर इस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो जो बढ़ाने वाला होगा तो बढ़ाएगा और घटाने वाला होगा घटाएगा। जैसे कि एसिटाइलकोलिन जो होते हैं वो इम्पल्स की रेट को कम करते हैं और जबकि आपका नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्पल्स रेट को बढ़ाता है। ठीक है, There are the small group of specialized neuromuscular cell in the myocardium which initiate and conduct impulse cause a contraction relaxation of the heart muscles। तो जो हार्ट के अंदर न्यूरोमस्कुलर कुछ जंक्शन होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती हैं जिसकी वजह से हम मायोकार्डियम में कुछ इम्पल्स कंडक्ट होते हैं और इम्पल्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की मसल्स में पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो आपके न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं उसको हम एक तरह से एलिमेंट कह सकते हैं कंडक्टिव सिस्टम का। तो दे आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम हार्ट के जो मेन जो न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है और हार्ट के अंदर पूरी इम्पल्स का वो फ्लो हो पाता है, जो जैसे कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो पाती है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है साइनो आर्टेरियल नोड जिसे एसओ नोड कहते हैं, आर्टरी वेंट्रिकल नोड जिसे एबी नोड कहते हैं, फिर बंडल ऑफ हिच है एंड प्रोकेंजी फाइबर। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 एलिमेंट जो मेन है कंडक्ट सिस्टम हार्ट के, एसओ नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिच एंड प्रोकेंजी फाइबर्स। ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हैं फिगर के अंदर, तो फिगर के अंदर आप देख रहे हैं तो मैं इसे दिखाऊं तो आपको दिस इज़ द, ये आपका क्या है, एसए नोड है जिसे सेनो आर्टेरियल नोड कहते हैं या पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ये जो आपका है एबी नोड है जिसे आर्टरी वेंट्रिकल नोड कहते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका ये जो आ रहा है इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिच के फाइबर्स, और ये जो आ रही है ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये क्या है, प्रोकेंजी फाइबर्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये एसए नोड हो गया, ये एबी नोड हो गया, ये आपका बंडल ऑफ हिच हो गए और ये आपके प्रोकेंजी फाइबर्स हो गए। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
SA node यानी कि sinoatrial node. The cardiac impulse generated at a SA node and it's located in the wall of the right atrium near the opening of civic vena cava. SA node split the impulse over the atrium and cause them contractions. SA node also known as a pacemaker of heart. तो SA node जो क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, जो कार्डियक इम्पल्स पहले तो ये SA नोड है, इसके अंदर कार्डियक इम्पल्स जनरेट होते हैं। ये आपकी क्या है, राइट एट्रियम की हार्ट पे राइट एट्रियम की मायोकार्डियम सेल्स में प्रेजेंट रहता है, स्पेशली जहाँ सुपी वेना कावा खुलती है उसके पास में। तो ये है, इसी से इम्पल्स जनरेट होंगे और इम्पल्स जनरेट होने के पूरे आर्ट्रियम में फैल जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्ट्रियम हो या राइट आर्ट्रियम हो या फिर लेफ्ट आर्ट्रियम फैल जाते हैं। और यही इम्पल्स फिर बाद में कहाँ पहुँचते हैं, आप AB नोड से पहुँचेंगे। और जब इम्पल्स ये आपके राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम फैलते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, यानी सिस्टोलिक प्रोसेस ऑफ आर्ट्रियम हो पाती है। ठीक है, फिर आते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड यानी AB नोड। अब ये इम्पल्स ट्रांसफर कहाँ है, सीधे आगे AB नोड पर। ठीक, तो आफ्टर कॉजिंग आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन, जब आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, द इम्पल्स आर डेट इनिशिएट बाई SA नोड एंड रीच टू द AB नोड। फिर SA नोड से इम्पल्स होते हैं वो AB नोड में पहुंच जाते हैं। तो AB नोड लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द आर्ट्रियम सेप्टम नियर द AB वाल्व्स, यानी आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व्स के पास में आर्ट्रियम सेप्टम जहाँ होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और AB नोड कंडक्ट द इम्पल्स फर्दर टुवर्ड द वेंट्रिकल्स। और AB नोड की वजह से क्या होते हैं, वो इम्पल्स होते हैं वो आगे वेंट्रिकल की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये आपका AB नोड है और ये आपके AB नोड से फिर ट्रांसफर कहाँ होते हैं, बंडल ऑफ हिच पे, और बंडल ऑफ हिच से वेंट्रिकल की तरफ ये इम्पल्स भेज दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बंडल ऑफ हिच की। फ्रॉम द AB नोड द इम्पल्स कैन बी एंटर इनटू द बंडल ऑफ हिच। अब AB नोड से इम्पल्स कहाँ जाएंगे, बंडल ऑफ हिच में जाएंगे। एंड बंडल ऑफ हिच इज मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम AB नोड्स and it is only the side where the impulse can be conducted from artery to ventricles. And bundle of which branch and continue down towards the both side of ventricle septum as a left and right bundle branch. यानी कि AB नोड से जो इम्पल्स होंगे वो इंटर कहाँ होते हैं, बंडल ऑफ हिच में। बंडल ऑफ हिच कहाँ प्रेजेंट है, बंडल ऑफ एक स्पेशलाइज सेल है जो कि क्या होती है, मिड ऑफ द सेप्टम में प्रेजेंट होती है, यानी कि दो, एक लेफ्ट और राइट की जो डिवाइड करने वाला जो सेप्टम है उसकी वॉल में प्रेजेंट रहती है। और ये बेसिकली वेंट्रिकल में आर्ट्रियम से लेके वेंट्रिकल की तरफ पूरे इम्पल्स को फ्लो कर ले जाती है। और ये बाद में ब्रांच होती है, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट ब्रांच होती है और राइट ब्रांच होती है। लेफ्ट वाली लेफ्ट हार्ट राइट वाली होती है वो आपकी राइट के हार्ट की वॉल की तरफ ले जाती है, और लेफ्ट वाली होती है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की वॉल में ले जाती है क्या, इम्पल्स। फिर आता है प्रोकेंजिय फाइबर्स। द राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिच फर्दर ब्रेक अप इनटू द फाइन फाइबर्स एंड कॉल्ड प्रोकेंजिय फाइबर्स। यानी जो आपकी राइट एंड लेफ्ट जो आपकी प्रोकेंजिय जो बंडल ऑफ हिच है वो आपकी अगेन डिवाइड हो जाते हैं कई सारे ब्रांच में, और यही ब्रांच में जब डिवाइड होते हैं तो उसी क्या बोलते हैं, प्रोकेंजिय फाइबर्स। ठीक है, तो ये प्रोकेंजिय फाइबर्स कहलाती हैं। और द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोकेंजिय फाइबर्स विच पुश द ब्लड टुवर्ड द सेमिनल वाल्व्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। आप ये प्रोकेंजिय फाइबर्स क्या करते हैं, ये एक्चुअल इम्पल्स हमारे वेंट्रिकल तक ले जाते हैं, और वेंट्रिकल अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड होता है वो आपका पंप होके आरिकुलर वाल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से हार्ट से पंप करके बाहर भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होती है आपकी कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है। तो हार्ट रेट आप सभी जानते हैं कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रोसेस होती है, 1 मिनट में कितनी बार हो रही है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, 72 पर मिनट होती है। हार्ट रेट को रेगुलेशन जो होता है वो हमारे दो तरह से होता है, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के थ्रू होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आपके दो पार्ट होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होगा वो AB नोड SA नोड को क्या करता है, स्टिमुलेट, ये आपका मतलब डिप्रेस करेगा, और तो स्टिमुलेट नहीं करेगा, डिप्रेस करेगा, एक तरह से रिड्यूस करता है हार्ट रेट के लिए, और डिक्रीज हार्ट रेट हो जाती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। किसकी वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। जबकि सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करते हैं, AB नोड SA नोड के जो स्टिमुलेटेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। दूसरा जो है हार्ट रेट रेगुलेशन होता है केमिकल के थ्रू, हमारे कुछ ब्रेन के केमिकल्स हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स हैं, वो भी हार्ट रेट को बढ़ाते घटाते हैं। जैसे आपका एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, ये आपका एड्रेनल ग्लैंड से क्रिएट होता है जो कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट होती है, जिससे कि हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। जबकि आपके एसिटाइलकोलिन होते हैं वो हार्ट की रेट को कम करते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे पोजीशन, अगर आप खड़े हैं तो हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी, लेटे हैं बैठे हैं तो हार्ट रेट कम हो जाती है। एक्सरसाइज के टाइम भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इमोशनल स्टेट, जैसे एक्साइटमेंट हो गया है, फियर है, एंजाइटी है,
डर है उस टाइम की क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ जाती है। जेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो वुमेन की हार्ट रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मैन की। एज के अकॉर्डिंग भी बच्चों में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, फिर एडल्ट में फिर कम हो जाती है। इसी तरीके से टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा है तो हार्ट रेट क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ठीक है। और ये तो सब उसके हो गए। और ब्रेडिकार्डिया टैचिकार्डिया मैं बता चुका हूँ, जब हार्ट रेट बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, टैचिकार्डिया, और जब हार्ट रेट कम होती है उसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब आते हैं कार्डियक आउटपुट के पास में। कार्डियक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड को अमाउंट को पंप करता है, 1 मिनट में हार्ट जितने अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करेगा उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का एक तरह से अगर हम देखें तो क्या है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, और हार्ट रेट यानी कि कितनी हार्ट होगा। जैसे कि एक हेल्दी अगर आदमी की बात करें तो 72 हार्ट रेट होती है, और एक जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml होता है। तो एक तरह से लगभग आपका एक जनरल आदमी लगभग 5 लीटर ब्लड को आसानी से 1 मिनट में पंप कर देता है, ठीक है। जबकि एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में क्या होता है, ये कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और ये ब्लड सप्लाई होती है वो आपकी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की डिमांड को पूरा करती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने के कारण भी क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, जैसे कि आपका वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से भी कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट घटेगा। वीनस रिटर्न्स की वजह से, यानी कि ब्लड जो रिटर्न होकर आ रहा है आपका हार्ट के अंदर, उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, कार्डियक आउटपुट घटता है, बढ़ता है, इफेक्टेड होता है। इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और कुछ फैक्टर होते हैं हार्ट रेट का इफेक्ट करते हैं, तो हार्ट रेट जो कि फैक्टर है जहाँ इफेक्ट होगी तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इफेक्ट होता है। अब आते हैं कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल लगभग एक सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम है जिसके अंदर क्या होती है, एक हार्ट बीट, एक जो बीट है हार्ट, एक बीट के अंदर जितनी भी इवेंट्स होती हैं उस इवेंट्स के ड्यूरेशन को, और इस इवेंट्स में जो चीज़ें इवेंट्स के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, एक इवेंट सक्सेसफुली पूरी कंप्लीट होने के लिए, एक हार्ट बीट कंप्लीट होने के लिए जो उसके अंदर प्रोसेसिंग जो चेंजिंग होंगे हार्ट के अंदर, उस पूरे चेंजिंग को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। जैसे कि कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल में आपकी बेसिकली 2-4 फेज होती हैं। एक क्या होगी, 2 आर्टरियम कॉन्ट्रैक्शन, 2 आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट सिमुलेटेनली होंगे, और 2 वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। यानी कि वेंट्रिकल एक बार क्या हुआ, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, दूसरी बार क्या होगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्टरियम रिलैक्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होती है साइमल्टेनियसली चलती रहती है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक रिलैक्स, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो आर्टरियम रिलैक्स। तो पीरियड जो होता है कॉन्ट्रैक्शन, द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जो कॉन्ट्रैक्शन वाला पीरियड है उसे सिस्टोलिक पीरियड कहते हैं, और रिलैक्सेशन जो पीरियड है उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक पीरियड कहते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है वो आपकी 72 पर मिनट होती है, उसके हिसाब से कार्डियक साइकिल देखें तो 60/72 के हिसाब से 0.8 सेकेंड एक बीट के अंदर जो होता है, या एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। उसमें जो सिस्टोलिक पीरियड होता है 0.3 सेकेंड का होता है, डायस्टोलिक पीरियड होता है 0.5 सेकेंड का होता है। अब देखते हैं इसमें एक सिंगल कार्डियक साइकिल में क्या क्या रहेगा। वैसे क्या है, 0.8 सेकंड का है, तो उसमें तो 2 आर्टरियम की फेस होंगी, और दो आर्टरियम की फेस होंगी, और 2 वेंट्रिकल फेस होगी। जैसे आर्टरियम सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड के अंदर होगा, और आर्टरियम डायस्टोल होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, 0.7 सेकंड के लिए होता है। इसी तरीके से वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकंड के लिए होगा, यानी वेंट्रिकल पार्ट में 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वेंट्रिकल पार्ट में 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है, डायस्टोल होता है। तो ये पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला बात है कि आर्टरियम सिस्टोलिक पीरियड कितना है, 0.1, आर्टरियम डायस्टोलिक पीरियड कितना, 0.7। इसी तरीके से वेंट्रिकल सिस्टोलिक पीरियड कितना है, 0.3 सेकंड, और वेंट्रिकल डायस्टोल कितना है, 0.5 सेकंड। अब आर्टरियल सिस्टोल में होता क्या है कि आर्टरियल सिस्टोल क्या होगा, मतलब जो आर्टरियम पोर्शन है हार्ट का उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ, वो कितने हैं, 0.1 सेकंड का होता है। इस फेज को हम लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल भी बोल सकते हैं। और आर्टरियल सिस्टोल जो होगा उसके वजह से क्या होगा कि जो 70 ml ब्लड है वो आर्टरियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो आर्टरियल सिस्टोल पुश द अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल विच ऑलरेडी कंटेन्स 60 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 70 ml ब्लड पंप कर दिया जाएगा, किस में पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल पोर्शन में, जिसमें कि ऑलरेडी 60 ml ब्लड है। इसी तरीके से वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, दिस फेज अगर 2 फेज,
तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल वो दो फेज में होती है। पहला क्या होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या इजेक्शन पीरियड। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है 0.05 सेकंड का है। इसमें क्या रहता है कि वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या जो आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व हैं, एवी वाल्व होते हैं आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, वो आपके बंद हो जाते हैं, जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा। और जो सेमुलर वाल्व होते हैं वो ऑलरेडी क्लोज होते हैं किसके आइसोमेट्रिक पीरियड में। तो आइसोमेट्रिक पीरियड क्या हुआ 0.05 सेकंड का है। इसमें अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण क्या हुआ कि अंदर के जो वाल्व हैं आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए। फिर उसके बाद कौन सा पीरियड शुरू होता है इजेक्शन पीरियड। ये कितने हैं 0.25 सेकंड का है। इस फेज में क्या होगा कि जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और सेमुलर वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से बाहर चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है 70 ml ब्लड इनटू द ऑर्टा और राइट वेंट्रिकल होगा इजेक्ट करेगा सेम वॉल्यूम 70 ml ब्लड को वो पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड 70 ml कहाँ जाएगा ऑर्टा में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से जो 70 ml ब्लड है वो कहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपका सिस्टोलिक पीरियड खत्म होने के बाद में वेंट्रिकल में कितना अमाउंट ब्लड रह जाएगा। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था 130, क्यों 61 पहले से था, 70 अलग से आ गया, 17 और 60 कितना हो गया 130। फिर उसके बाद में एंड डायस्टोलिक क्या हुआ 60 ml रह गया, तो मतलब क्या हुआ बाहर कितना चला गया 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ 70 ml। इसी तरीके से आपका ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोलिक कितना होता है कितना है 0.3 सेकंड का है, कि उसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है 0.05 सेकंड का होता है, और आपका इजेक्शन पीरियड है वो कितना है 0.25 सेकंड का। अगर ऐड करें तो कितना हुआ 0.3 सेकंड। अब बचा क्या आर्टेरियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। आर्टेरियल डायस्टोल में क्या होगा ये रिलैक्स होंगे, तो वो ड्यूरेशन कितना है 0.7 सेकंड है, जिसमें क्या होगा आर्टेरियल डायस्टोल राइट आर्टेरियल फिल द ब्लड थ्रू द सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा। राइट आर्टरी मोशन होता है रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने की कंडीशन में क्या होगा जो सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा जो ब्लड लेके आ रही है उससे ये भरते चले जाएंगे, फिल होते चले जाते हैं। इसी तरीके से जो लेफ्ट आर्टरियम है वो भी फिल होगा, जो पल्मोनरी वेन जो लंग से ब्लड लेके आ रही है वो लेफ्ट आर्टरियम को भरना शुरू कर देती है ड्यूरिंग द आर्टरियल डायस्टोल, जो कि 0.7 सेकंड की फेज है। अब आते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा ये कंडीशन जो होती है 0.5 सेकंड की है, और वेंट्रिकल डायस्टोल के अंदर क्या होगा कि एवी वाल्व्स होते हैं, आर्टरी और वेंट्रिकल वाल्व्स होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं, और जो होता है ब्लड आपका होता है वो आपका पास होने लगता है किसके अंदर आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में। आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पास होता है थ्रू द आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व कितने सेकंड तक 0.5 सेकंड तक। तो ये चारों फेज कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी आर्टरियल सिस्टोल, आर्टरियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। ब्लड प्रेशर को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर आपको पता ही है कि जो आपका ब्लड जो वेसल्स में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर आपकी वेसल्स पे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है और उसका प्रेशर और ब्लड वेसल्स की वॉल में जो पड़ रहा होता है उसे क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो होता है आपका सिस्टोलिक 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg होता है। ठीक है। और फिर आता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तरह कहते हैं कि 120/80 mmHg होता है। mmHg एक हाइट है मरकरी की जिससे हम इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर होता है वो दो कंडीशन की वजह से चेंज होता है, रेगुलेट होता है, कंट्रोल किया जाता है बेरोरिसेप्टर, केमिकल और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स RAS जैसे बोलते हैं। ठीक है। बेरोरिसेप्टर बेसिकली आपके जो होते हैं आर्च ऑफ ऑर्टा या आर्च में प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ब्लड पंप हो रहा होता है। तो ये जब वहाँ ब्लड कम प्रेशर से होगा तो बेरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जब कम ज़्यादा प्रेशर से होता है बेरोरिसेप्टर इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्रेन के लिए कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ब्रेन के अगर इस तरह की न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, और जब प्रेशर कम है तो इस तरह के ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है कि प्रेशर बढ़ जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं तो चेंज बेरोरिसेप्टर क्या होगा, ब्लड प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो बेरोरिसेप्टर डिटेक्ट करता है कि ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है घट रहा है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचेगी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा में पहुँच जाता है। अगर बढ़ा हुआ है तो वेसोडाइलेशन होगा, घटा हुआ है तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेसोडाइलेशन से क्या होगा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कंडीशन होगी
और उसे चेंज करके दोबारा उसी नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं। इसी के साथ क्या होगा, हार्ट रेट भी इफेक्ट होती है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम है तो क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये भी क्या हुआ, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम से ब्लड प्रेशर को रिलेट करता है। ये बेरोसेप्टर के थ्रू हो पाता है। इसके अलावा क्या है, ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था, बेरोसेप्टर के थ्रू बेरोसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ी। जब बीपी कम हुआ, बेरोसेप्टर की एक्टिविटी कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ,